तो दोस्तों कैसे हो दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की बेसिक केमिस्ट्री। हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हमारा टॉपिक चल रहा था कॉमन नेम सिस्टम, सामान्य नाम पद्धति। दोस्तों आज मैं आपको ये टॉपिक की 4th वीडियो है। 3 वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। इस टॉपिक को ढंग से समझने के लिए आपको पिछली तीनों वीडियो अच्छी तरह से देखनी है। आज हम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन मूलकों के नाम। तो हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन मूलकों के नाम। इतना तो आप जानते होंगे, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो हाइड्रोकार्बन है उनमें से हाइड्रोकार्बन से H हटाने पर, अगर हाइड्रोकार्बन से हम H हटा दें तो बचते हैं हाइड्रोकार्बन मूलक। क्या बचते हैं? हाइड्रोकार्बन मूलक बचते हैं। जैसे मैंने लिखा CH4, ये एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन आप जानते ही हो, जो कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं से बने हों। हाइड्रोकार्बन है। अगर इसमें से मैं H हटा देता हूं तो ये बचेगा, एक H हटते, ये है हाइड्रोकार्बन मूलक। तो हमें दोस्तों हाइड्रोकार्बन मूलकों के नाम जानने हैं जो हमें सामान्य नाम पद्धति में काम आते हैं। तो हाइड्रोकार्बन मूलकों के नामकरण देखते हैं आज, और ये आपको ढंग से लर्न करने हैं। ठीक है, चलो दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले CH4, इसका नाम मैंने आपको बताया है पिछली वीडियो में, ये है मेथेन। इसमें से H हटाना है, ये हाइड्रोकार्बन है। इसमें से H हटाऊंगा तो क्या बचेगा? CH3 बचेगा। ये बचेगा ना? क्लियर? ये हाइड्रोकार्बन है मेथेन, इसमें से H हटाया तो ये बचा CH3। ये है हाइड्रोकार्बन मूलक जिसका नाम होता है दोस्तों मेथिल। तो मेथेन से जो हाइड्रोकार्बन मूलक बनता है दोस्तों वो कौन है? मेथिल। याद कर लो, ये बहुत काम आते हैं। नंबर 2 एथेन। इसमें CH2 जोड़ो, एथेन बन जाएगा C2H6। ठीक है, ये इसकी संरचना इस तरह की होती है, CH3 CH3। ये है इसका अणुसूत्र एथेन का, ये है एथेन का संरचना सूत्र। अब इसमें से मैं H हटाता हूं, ये तो हाइड्रोकार्बन है, तो H हटाने पर बचा CH3 CH2, और ये है एथिल, और ये है दोनों एथेन। ये एथेन का संरचना सूत्र है और ये एथेन का अणु सूत्र है। तो एथेन का मूलक बना एथिल। क्लियर? अच्छा, नंबर 3 C4C3H8। ये तो अणुसूत्र है ना? इसका संरचना सूत्र इस तरह का होगा, CH3 CH2 CH3। देख लो, C3H8 ही है ना? इसका नाम आपको पहले बताया गया है, प्रोपेन। 3 कार्बन है तो प्रोप, और पीछे क्या लगेगा? एन, क्योंकि ये एल्केन है, हाइड्रोकार्बन है। इसमें से H हटाएं तो दोस्तों 2 तरह के मूलक बन सकते हैं। ढंग से देखो, H यहाँ से हटेगा तो अलग बनेगा, और H आपने यहाँ से हटाया तो अलग तरह का मूलक बनेगा। एक तो ऐसा मूलक बनेगा, अगर मैं H यहाँ से हटाता हूँ तो CH3 CH2 CH2। और दोस्तों अगर मैं H यहाँ से हटाता हूँ तो इस तरह का हाइड्रोकार्बन मूलक बनेगा, CH3 CH CH3। अगर आप H यहाँ से हटाते हो तो यही बन जाएगा। तो इसके प्रोपेन से 2 मूलक बनते हैं। एथेन का मूलक एथिल एक ही होता है, पर प्रोपेन से 2 मूलक बनते हैं। इसका नाम है एन प्रोपिल। ये सीधी श्रृंखला वाला है, इसलिए इसका नाम है एन प्रोपिल। और ये इसमें एक शाखा है नीचे की ओर, पर नीचे भी तो कोई ना कोई समूह जुड़ा होगा इसमें। और ये है आइसोप्रोपिल।
तो तीनों के मूलक याद कर लो आप। मैथेन का मूलक मैथिल, एथेन का हाइड्रोकार्बन मूलक एथिल, और प्रोपेन का दो मूलक होते हैं सीधी श्रृंखला वाला एन प्रोपिल, और जो शाखित है जिसमें नीचे शाखा छट रही है वो है आइसोप्रोपिल। इसी तरह ब्यूटेन C4H10, ये ब्यूटेन है। ब्यूटेन खुद 3 संरचनाओं में मिलता है, 3 नहीं सॉरी, ब्यूटेन 2 संरचनाओं में मिलता है। एक तो ये होता है CH3, ये आपको पहले बताए हैं मैंने, पिछली वीडियो को देखना। ये है एन ब्यूटेन सीधी श्रृंखला वाला, और एक ब्यूटेन इस तरह का होता है CH3, CH, CH3 और CH3, ये है आइसोब्यूटेन। तो ब्यूटेन 2 तरह के हैं, एक एन ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन। ये तो है ब्यूटेन 2 तरह के होते हैं, एक एन ब्यूटेन सीधी श्रृंखला वाला, और एक फर्स्ट सेकंड थर्ड जिसमें सेकंड कार्बन पर CH3 जुड़ा हुआ हो, वो है आइसोब्यूटेन। सही है। तो इसके मूलक बनाते हैं हम। देखो, इससे यहाँ से H हटाएं और इससे यहाँ से H हटाएं, तो एन ब्यूटेन से ही 2 मूलक बन सकते हैं। क्या हटाने पर? हाइड्रोजन हटाने पर। एन ब्यूटेन से 2 मूलक बन सकते हैं, यहाँ से अलग और यहाँ से अलग। यहाँ से H हटाओगे या यहाँ से H हटाओगे एक ही बात रहेगी, यहाँ से H हटाओगे या यहाँ से H हटाओगे तो एक ही बात बनेगी। तो एन ब्यूटेन से कितने मूलक बनेंगे? 2। एक ये जिसमें H यहाँ से हटाया गया, CH3, CH2, 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 और एक जिसमें H यहाँ से हटाता हूँ मैं, CH3, CH2, CH, CH3। अब इससे भी मूलक बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ से H हटाओ, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, एक ही बात होगी। तो एक तो ऐसा बनेगा हाइड्रोकार्बन मूलक जिसमें H यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से हटाया गया हो, और दूसरा यहाँ से हटाया गया हो। तो इससे भी 2 तरह के मूलक बनेंगे। एक तो ऐसा बन जाएगा CH3, CH, CH3, CH2 जिसमें H यहाँ से हटा है, और एक ऐसा जिसमें H यहाँ से हटा है, CH3, C, CH3 और CH3। तो ब्यूटेन से 4 मूलक बने। ढंग से देख लो, बड़ा कठिन सा काम है आज का। ब्यूटेन से कितने मूलक बने? 4। ब्यूटेन के कितने संरचना सूत्र हैं? 2, एक एन ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन। एन ब्यूटेन से 2 हाइड्रोकार्बन मूलक बने, और आइसोब्यूटेन से H हटाने पर 2 हाइड्रोकार्बन मूलक बने। तो कुल मिलाकर के ब्यूटेन से कुल 4 प्रकार के हाइड्रोकार्बन मूलक बन सकते हैं। इनके नाम, सभी के नाम ब्यूटिल तो है ही है, मतलब सबके नाम में पीछे ब्यूटिल तो लगेगा ही। अब आगे कोई ना कोई शब्द और लगाना होगा हमको, ताकि चारों के नाम में डिफरेंट हो सकें, चारों के नाम में अंतर हो सके। तो चारों ब्यूटिल तो है ही हैं। ये बिल्कुल सीधी श्रृंखला वाला है, कोई ना कोई समूह जुड़ेगा तो यहाँ जुड़ेगा। तो ये बिल्कुल सीधी श्रृंखला वाला है, इसलिए इसका नाम रख देते हैं एन ब्यूटिल। ठीक है। अच्छा, इसमें एन कब लगता है? जब बिल्कुल सीधी श्रृंखला वाला हो। आइसो कब लगता है? जब सेकंड कार्बन पर एक CH3 जुड़ा हुआ हो। और नियो कब लगता है? जब सेकंड कार्बन पर 2 CH3 जुड़ रहे हों। अब इनमें ढंग से सुनो, नंबरिंग उस कार्बन से होगी जिस कार्बन से H हटा है। ढंग से सुनो मेरे शब्दों को, ये IUPAC के नियम है। कह आखिरकार नंबरिंग हमेशा मूलकों में उस कार्बन से होती है जिस कार्बन से हाइड्रोजन हटा हो। तो नंबरिंग यहाँ से करोगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सेकंड कार्बन पर कोई CH3 नहीं है इसमें, फर्स्ट और सेकंड कार्बन पर भी कोई CH3 नहीं है। तो इसका नाम ना तो आइसो हो सकता है, नाम में नियो लग सकता है। क्यों? क्योंकि सेकंड कार्बन पर कोई CH3 नहीं जुड़ा हुआ है। फर्स्ट, इस कार्बन को नंबर 1 दोगे इसमें मूलकों में जिस कार्बन से हाइड्रोजन हटा है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, सेकंड कार्बन पर आपको कहीं CH3 दिखा? नहीं है। सेकंड कार्बन ये भी हो सकता है, फर्स्ट अगर ये तो सेकंड ये भी हो सकता है, पर इस पर भी कोई CH3 नहीं है। तो CH3 है ही नहीं, तो आइसो और नियो लग ही नहीं सकते।
अगर एक CH3 जुड़ रहा होता तो आइसो लगाते और दो CH3 जुड़ रहे होते तो नियो लगाते, पर CH3 है ही नहीं तो आइसो और नियो नहीं लगेंगे। तो इसका नाम क्या रखें? इसका नाम है द्वितीयक ब्यूटिल। क्या नाम है इसका? द्वितीयक ब्यूटिल। लड़का कहता है ये कैसे रखा? देखो एक नियम होता है, ढंग से सुनो, मेरे शब्दों को सुनो। द्वितीयक ब्यूटिल इसका नाम कैसे रखा? हम उस कार्बन को देखेंगे जिससे हाइड्रोजन हटा है, वह कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन को बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन या द्वितीयक कार्बन। मेरी बात सुनो, वह कार्बन जो एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो उसको बोलते हैं प्राथमिक कार्बन। जैसे ये कार्बन है, ये एक कार्बन से जुड़ रहा है तो इसको बोलेंगे प्राथमिक कार्बन, और ये कार्बन दो कार्बनों से जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे द्वितीयक कार्बन। ये कार्बन दो कार्बनों से जुड़ रहा है और ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ रहा है तो ये प्राथमिक कार्बन। मेरे शब्दों को सुनो, वह कार्बन जो एक कार्बन से जुड़ा होता है वो कहलाता है प्राथमिक कार्बन। वह कार्बन तो जो दो कार्बन से जुड़ा रहा हो द्वितीयक कार्बन। वह कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो तृतीयक कार्बन। और यदि कोई कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो है चतुर्थक कार्बन। अब इसमें हम एन नहीं लगा सकते क्योंकि ये शाखित है, नीचे शाखा जट रही है। इसमें आइसो नहीं लगा सकते या नियो नहीं लगा सकते क्योंकि सेकंड कार्बन पर कोई CH3 नहीं है। तो नामांतर करने के लिए हमने क्या देखा? जिस कार्बन से हाइड्रोजन हटा है उस कार्बन को देखा, वो कार्बन दोस्तों द्वितीयक कार्बन है, तो हमने इसका नाम रख दिया द्वितीयक ब्यूटिल। ये आपको याद करने हैं। अच्छा, इसमें आते हैं, देखो इसमें एन शब्द तो हम लगा ही नहीं सकते क्योंकि ये शाखित है, एन लगता है अशाखित के लिए। अच्छा, आइसो लगा सकते हैं क्या? आइसो लग जाएगा क्योंकि देखो इस कार्बन को नंबर 1 देंगे जिस कार्बन से हाइड्रोजन हटा है, 1, 2 और 3। सेकंड कार्बन पर आपको एक CH3 जुड़ा हुआ दिख रहा होगा, तो यहां हम लगा सकते हैं क्या? आइसो। ये है आइसो ब्यूटिल। क्लियर? अब लास्ट वाले पे आ जाओ। देखो यहाँ एन नहीं लग सकता क्योंकि एक शाखा है नीचे और एक ऊपर है। आइसो का नियम लगाता हूं, जिस कार्बन से हाइड्रोजन हटा है उस कार्बन को 1 नंबर दोगे आप। 1 और 2 दूसरे कार्बन पर कोई CH3 नहीं है। 1 और 2 दूसरे कार्बन पर कोई CH3 नहीं है। 2 कार्बन ये भी हो सकता है, इस पर भी कोई CH3 नहीं है। मतलब इसमें सेकंड कार्बन पर कोई CH3 नहीं जुड़ा हुआ है, तो आइसो और नियो नहीं लग सकते। तो फिर अपन उस कार्बन को देखते हैं जिस कार्बन से हाइड्रोजन हटा है। यह कार्बन 3 कार्बनों से जुड़ा है, 1, 2 और 3, तो यह है तृतीयक कार्बन। तो इसका नाम रख दिया हमने तृतीयक ब्यूटिल। तो ब्यूटेन से हाइड्रोकार्बन मूलक बनेंगे 4। दोबारा सुन लो, ब्यूटेन खुद 2 संरचनाओं में मिलता है, एक एन ब्यूटेन और एक आइसो ब्यूटेन। एन ब्यूटेन से 2 हाइड्रोकार्बन मूलक बनेंगे, एक एन ब्यूटिल और एक आइसो ब्यूटिल। और आइसो ब्यूटेन से 2 हाइड्रोकार्बन मूलक बनेंगे, एक आइसो ब्यूटिल। एन ब्यूटेन से 2 बनेंगे, एन ब्यूटिल और द्वितीयक ब्यूटिल। और आइसो ब्यूटेन से 2 बनेंगे, आइसो ब्यूटिल और तृतीयक ब्यूटिल। सबके नाम में ब्यूटिल लगेगा, ये सीधी श्रृंखला वाला है इसलिए एन। ठीक है, आइसो नियो इसमें लगेंगे नहीं, एन लगा नहीं सकते, नीचे शाखा लग रही है, शाखा जा रही है। आइसो और नियो इसमें लगेंगे नहीं क्योंकि सेकंड कार्बन पर फर्स्ट कार्बन ही हो गया, सेकंड और थर्ड। सेकंड कार्बन पर कोई CH3 नहीं है, सेकंड ये भी हो सकता है, कोई CH3 नहीं है, तो आइसो और नियो इसमें नहीं लगा सकते। तो फिर ये कार्बन को देखेंगे, ये कार्बन 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, द्वितीयक कार्बन है, तो इसमें द्वितीयक शब्द लगा दिया, तो इसका नाम बन गया द्वितीयक ब्यूटिल। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड कार्बन पर आपको एक CH3 जुड़ा हुआ दिख रहा होगा तो आइसो लगा दिया। इसमें फर्स्ट नंबर इस कार्बन को देंगे, सेकंड कार्बन पर कोई भी CH3 नहीं है तो इसमें आइसो नियो नहीं लगेंगे। तो उस कार्बन को देखा जिस कार्बन से हाइड्रोजन हटा है, वो कार्बन तृतीयक कार्बन है, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम रख दिया तृतीयक ब्यूटिल। तो इस तरह से हमें 4 ब्यूटेन से 4 हाइड्रोकार्बन मूलक मिले, एन ब्यूटिल, द्वितीयक ब्यूटिल, आइसो ब्यूटिल और तृतीयक ब्यूटिल। ठीक है, अब इसी तरह से पेंटेन के भी पढ़े जा सकते हैं। तो इससे पहले आप इनको नोट करो, हाइड्रोकार्बन मूलकों के नाम में इनको नोट करो, वीडियो को पॉज करो। कर लिया आपने नोट। अब मैं बात करता हूं दोस्तों पेंटेन के। पूरी वीडियो देखें, पुरानी वीडियो देखें, पहली दूसरी थर्ड पार्ट देखें, फोर्थ पार्ट में जब समझ में आएगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं। अब हम देखते हैं
सी पांचवा आएगा हमारे पास C5H12 जो पेंटेन है। पेंटेन आपको पहले बताया है 3 संरचनाओं में मिलता है। ठीक है, एक तो पेंटेन बिल्कुल सीधी श्रृंखला वाला मिलता है CH3 CH2 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 CH3। एक तो ये पेंटेन है जिसको बोलते हैं एन पेंटेन क्योंकि ये सीधी श्रृंखला वाला है। एक पेंटेन इस तरह का भी मिलता है CH3 CH CH3 CH2 CH3, इसको बोलते हैं आइसोपेंटेन। और एक इस तरह का भी पेंटेन मिलता है CH3 CH3 2 शाखा वाला, इसको बोलते हैं नियोपेंटेन। तो पहले भी मेरी बात को ये सुन लो कि पेंटेन जो है ये खुद 3 संरचनाओं में मिलता है। एक एन पेंटेन होता है, एक आइसोपेंटेन होता है और नियोपेंटेन होता है। ये सभी हाइड्रोकार्बन है। अगर इनमें से H हटाएं हम तो बहुत सारे हाइड्रोकार्बन मूलक बनेंगे। इन तीनों से टोटल हाइड्रोकार्बन मूलक बनेंगे 8 प्रकार के। कैसे बनेंगे? 3 तो इससे बन जाएंगे, यहाँ से H हटाने पर अलग, यहाँ से H हटाने पर अलग और यहाँ से H हटाने पर अलग। यहाँ से H हटाओ या यहाँ से H हटाओ एक जैसा बनेगा, यहाँ से H हटाओ चाहे यहाँ से H हटाओ एक जैसा बनेगा। तो इससे टोटल 3 तरह के तो इससे बन जाएंगे। हम तीनों को बना देते हैं। सबसे पहले H मैं यहाँ से हटाता हूँ तो बनेगा CH3 CH2 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 और CH2। अगर मैं H यहाँ से हटाता हूँ तो बनेगा CH3 CH2 CH2 CH CH3। अगर मैं H यहाँ से हटाता हूँ तो बनेगा CH3 CH2 CH CH2 CH3। क्लियर? इसी तरह से इससे भी हमें 4 तरह के बनेंगे। एक यहाँ से H हटाने पर अलग, यहाँ से H हटाने पर अलग हाइड्रोकार्बन मूलक, यहाँ से H हटाने पर अलग और यहाँ दोनों में से यहाँ से हटाओ चाहे यहाँ से हटाओ एक जैसा बनेगा। तो कुल तरह के 4 तरह के बनेंगे। देखो, एक यहाँ से H हटाने पर अलग बनेगा, यहाँ से अलग, यहाँ से अलग और यहाँ से एक ही बात है अलग। तो टोटल 4 तरह के बनेंगे। चारों बनाते हैं। पहले H यहाँ से हटाते हैं CH3 CH CH3 CH2 CH2, यहाँ से H हटाया। अब मैं H यहाँ से हटाता हूँ तब बनेगा CH3 CH CH3 CH CH3। अब के मैं H यहाँ से हटाता हूँ तो बनेगा CH3 C CH3 CH2 और CH3। अब मैं H यहाँ से हटाता हूँ तो बनेगा CH3 C H CH2, यहाँ से H हटाया है CH2 CH3। तो इससे टोटल 4 तरह के बनेंगे। आइसोपेंटेन से H हटाने पर 4 तरह के हाइड्रोकार्बन मूलक बनेंगे। इससे एक ही तरह का बनेगा, चाहे H यहाँ से हटाओ चाहे यहाँ से या यहाँ से, इससे एक ही तरह का बनेगा। वो इस तरह का बनेगा CH3 C CH3 CH3 और CH2। तो टोटल आप काउंट करोगे तो पेंटेन से टोटल 8 प्रकार के हाइड्रोकार्बन मूलक बनेंगे। एन पेंटेन से 3 प्रकार के, आइसोपेंटेन से 4 प्रकार के और नियोपेंटेन से 1 प्रकार का। इनको नाम याद रखने की कोशिश करें, ज़्यादा बेटर है। मैं इनको डायरेक्ट बताता हूँ। ये बिल्कुल सीधी श्रृंखला वाला है, इसका नाम है एन पेंटेन। ये दोस्तों आपको नाम याद रख, एन पेंटिल। क्या नाम है इसका? एन पेंटिल। ये आपको नाम याद करने हैं। इसमें सेकंड कार्बन पर से हटा है ना, ये सीधी श्रृंखला वाला तो है नहीं, कोई ना कुछ यहाँ जुड़ा होगा। इसका एन का नाम तो होगा ही नहीं, इसका नाम आइसो भी नहीं होगा। इसका नाम है सक्रिय द्वितीयक पेंटिल। क्या नाम है इसका? सक्रिय द्वितीयक पेंटिल। और इसका नाम है केवल द्वितीयक पेंटिल। तो आपको याद करने पड़ेंगे कि एन पेंटेन से 3 मूलक बनेंगे। एन पेंटिल, सक्रिय द्वितीयक पेंटिल और खाली द्वितीयक पेंटिल। ठीक है। अच्छा, इसका नाम है आइसोपेंटिल क्योंकि देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ एक तरह से सेकंड, इधर से देखें तो सेकंड नंबर पर एक CH3 जुड़ा हुआ है। इसका नाम है आइसोपेंटिल।
याद हो जाए तो बहुत बढ़िया है, ये आपको लिख करके याद करने हैं। ये आइसोपेंटल है, ठीक है, क्या नाम है इसका, आइसोपेंटल, याद कर लो। इसका नाम क्या है, आइसोपेंटल है। इसका नाम है सक्रिय आइसोपेंटल। क्या नाम है इसका, सक्रिय आइसोपेंटल। अच्छा, इसका नाम है तृतीयक पेंटल। देखो जो H हटा है वो उस कार्बन से हटा है जिस कार्बन, मतलब जो तृतीयक कार्बन है, ठीक है। और इसका नाम है सक्रिय पेंटल। ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसका कोई विकल्प नहीं है दूसरा। ये है आइसोपेंटल, ये सक्रिय आइसोपेंटल, ये तृतीयक पेंटल, ये सक्रिय पेंटल। और इसका नाम तो आप बड़ी इजीली से याद रख सकते हो, नियोपेंटल। नियोपेंटल नाम इसका क्यों है, क्योंकि देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड कार्बन पर 2 CH3 जुड़े हुए हैं, और आपको पता ही है जब 2 CH3 जुड़े होते हैं तो हम क्या लिखते हैं, नियो। तो ये हमने हाइड्रोकार्बन मूलक देखे। वीडियो को पॉज करो, इन्हें नोट करो, ठीक है। तो बड़ा कठिन है, आप इनको लिख करके याद करें, इन्हें नोट कर लें और नोट करके इन्हें लिख करके हमें याद करें। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को पॉज करके नोट कर लो।